मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा अध्याय जो है 11th क्लास का, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, यानी कि विश्व में किस प्रकार से महासागरों और महाद्वीपों का डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो, इसके पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। भूगोल क्या है, भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में हमने वीडियो में पढ़ी है, गूगल मीट पे भी पढ़ी है। उसके बाद हमने पढ़ा है आपका क्या नाम है, पृथ्वी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा है, या पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में भी पढ़ा। अभी जो है हम पढ़ेंगे महासागरों और महाद्वीपों के वितरण के बारे में पढ़ेंगे कि विश्व में किस प्रकार जो है महाद्वीपों और महासागरों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। बहुत ही रोचक चैप्टर है ये, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। इसमें जो है आप देखेंगे कि हम जानते हैं जैसा कि पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप हैं और बाकी 71% भाग पर महासागर फैले हुए हैं। ये ऐसी स्थितियां कैसे आई होंगी कि महाद्वीप जो है एक जगह हो गए और सारे महासागर जो है अलग अलग हो गए। जैसा कि प्रारंभ में वेगनर ने, जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में थोड़ा सा, कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी इंग्लिश में। 1912 में जो है इन्होंने एक प्रस्तावित सिद्धांत दिया था वेगनर ने। वेगनर की फोटो आप देखेंगे, यहाँ पर वेगनर आपको दिखाई देंगे। द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, मेनी साइंटिस्ट टॉट ऑफ द सिमिलरिटी बिटवीन द सिमेट्री ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ, है ना, ऑफ द कंटेंट एंड द कंसिडरेशन द पॉसिबिलिटी ऑफ ज्वाइंट कॉन्टिनेंट्स। ढेर सारे विद्वानों ने जो है कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ने की कोशिश की, है ना। उसमें जो है उन्होंने बताया, देखिए ये पैंजिया है। वेगनर के आने के बाद वेगनर ने क्या बताया कि ये जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट हैं सब एक जगह आपस में जुड़े हुए थे प्रारंभ में, है ना, और उसके चारों तरफ पानी था, यानी कि चारों तरफ महासागर थे और ये कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे। तो इस जुड़े हुए जो स्थल भूभाग है, कॉन्टिनेंट है, उसको जो है वेगनर ने क्या बोला, पैंजिया। उसी को पैंजिया बोल दिया इन्होंने। तो पैंजिया का आकार आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको देखो, ये है, इस तरह से जुड़े हुए थे। इनके चारों तरफ जो पानी था, वाटर, उसको इन्होंने क्या बताया, पैंथलासा है, पैंथलासा। अब इसके इन्होंने साक्ष्य भी दिए, टाइम टू टाइम जो है इन्होंने इसके साक्ष्य भी दिए। जैसा कि अभी आप देखेंगे अपनी किताब में, देखें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में, तो इन्होंने जो है कह रहा है कि इसका इतिहास काफ़ी लंबा है। और जो जैसा कि वेगनर ने कहा, वेगनर ने तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। और पैंजिया पहले 2 बड़े महाद्वीप पिंडों, है ना, लारेसिया और गोंडवाना लैंड, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी भूखंड के रूप में विभक्त हुआ। यानी कि ये उत्तर का जो पार्ट है उसको उन्होंने क्या बोला, लारेसिया, और उसके दक्षिण, पैंजिया के दक्षिण का पार्ट है उसको क्या बोला, गोंडवाना लैंड बोला। उसके बाद जो है लारेसिया व गोंडवाना भी धीरे धीरे अनेक हिस्सों में डिवाइड हुआ, जो आज के महाद्वीप के रूप में जो है विस्थापित है। अनेक प्रमाण और साक्ष्य भी हैं इसके साथ साथ। जैसा कि देखिए वही साक्ष्य आपको वहाँ भी दिखेगा। साक्ष्य जो है क्या दिया इन्होंने कि महाद्वीपों में साम्यता है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका वो अफ्रीका के सामने आमने सामने की तट रेखाएं अद्भुत व त्रुटि रहित साम्य दिखती हैं। यह भी ध्यान योग्य है कि 1964 ईस्वी में बुलर्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था, और तटों का यह साम्य बिल्कुल सही और सिद्ध हुआ, है ना। इनकी गहराई के बारे में भी बताया, जीवाश्मों के बारे में भी बताया। अभी देखा जैसे आपने जो है ये वाला पार्ट है, ये
है ना, वो पैंजिया। इसके ऊपर जो आपने देखा था ये पैंजिया है ना, इस पैंजिया के दो टुकड़े हो गए ना, उत्तर वाला लारेसिया और दक्षिण वाला गोंडवाना लैंड। इसके बाद जो है ये साम्यता दिखाई है, रॉक्स माउंटेन है ना, कोरिलेशन, आइडेंटिकल रॉक्स माउंटेन स्ट्रक्चर हैव बीन फाउंड ऑन आइदर साइड ऑफ द ओशियन। पेलियोमेटिक डाटा, इसको अभी हम हिंदी में देखेंगे। पोलर फीडिंग काजेज भी बताया इन्होंने, हैं। देखो अब हम अपनी बुक के तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। आयु का मतलब आयु रेटिंग के आधार पर भी हम उसमें बोले। टीलाइट, टीलाइट क्या है? टीलाइट वे अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपों से निर्मित होती हैं। हिमानी का मतलब ग्लेशियर्स, जो बर्फ की नदियां हैं उनमें जो कण वगैरह है उसके डिपोजिशन से जो है इस हिमानी का निर्माण होता है। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टीलाइट हैं जो विस्तृत व लंबे समय तक हिमावरण या हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं। इसी क्रम में भारत के में देखेंगे तो अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के तलछटों की यह समानता स्पष्ट करती है कि स्थलखंड के इतिहास में समानता रही है। देखो ये क्या बताना चाह रहा है कि कुल मिला के बताना चाह रहा है कि जो स्थल रूप हैं वो आपस में मिले हुए थे। धीरे 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 क्या हुआ कि प्लेटों में विस्तार हुआ। प्लेटें कोई उत्तर पूर्व दिशा की तरफ गई, कोई जो है पश्चिम दिशा की तरफ अग्रसर हुई। प्लेटों में मूवमेंट हुआ और इस मूवमेंट को प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत है हमारा, प्लेट टेक्टोनिक थियरी, इसको प्रूफ करेगा अभी। और प्रूफ करके वो क्लियर कट बताएगा कि प्लेटों में खिंचाव कैसे हुआ, मूवमेंट कैसे हुआ। घाना के तट पर जो है सोने के बड़े बड़े निक्षेप की उपस्थिति, चट्टानों की अनुपस्थिति एवं आश्चर्यजनक तथ्य हैं। सोना युक्त सिराएं वहाँ पर मिलती हैं, ब्राज़ील में भी पाई जाती हैं। ये दोनों, घाना का मतलब अफ्रीका का पश्चिमी पार्ट और जो दक्षिणी अमेरिका है उसका ब्राज़ील का उत्तरी पूर्वी पार्ट, ये दोनों आपस में जाकर के मिल जाएंगे। अतः यह स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राज़ील पठार में उस समय निकले होंगे जब दोनों ये महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े थे। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? तो इसके बाद जो कुछ फ्लेशर निक्षेप हैं उनसे भी हमें पता चलता है कि ये महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। जीवाश्मों का वितरण, जीवाश्म का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। उसमें देखें अगर हम, यदि समुद्री अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर, जहाँ पर समुद्र जाकर रुकता है, जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधों और जीव जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाएं तो उसके वितरण की व्याख्या में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अरे ये समान प्रजातियां कैसे पाई जा सकती हैं? इस प्रेक्षण के से कुछ लैमूर भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका से मिलते हैं। इसका मतलब कि भारत का जो दक्षिणी पार्ट है ये कहीं न कहीं जा कर के जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, जिधर मेडागास्कर है यानी कि पूर्वी पार्ट, और भारत का पश्चिमी पार्ट कहीं न कहीं वो मिला हुआ था। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थल खंडों को जोड़ करके एक सतत स्थल खंड लुमेरिया की उपस्थिति को भी स्वीकार किया है। मेसोसारस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते थे। इनकी अस्थियां केवल दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राज़ील में इरावर शैल समूह में ही मिलते हैं। ये दोनों स्थान आज एक दूसरे के 4800 किलोमीटर की दूरी पर है और इनके बीच में एक महासागर भी विद्यमान है। तो कहने का मतलब क्या, ये तो साक्ष्य है। साक्ष्य मतलब ये साक्ष्य इस बात के प्रमाण हैं
कि कहीं न कहीं ये सभी स्थलखंड भूभाग आपस में जुड़े हुए थे। अब वेगनर ने इसको सिद्ध कैसे किया 1912 में, ये सोचने वाली बात है। उसने जो है प्रवाह संबंधी कुछ फोर्स बताए। फोर्स का मतलब बलों का जिक्र किया। बलों के जिक्र में क्या किया इन्होंने, दो कारण थे इसके। फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग मीन्स महाद्वीपों के प्रवाह के दो बल काम किए उस पे। पहला बल क्या किया, पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल, जिसको पोलर फ्लेइंग फोर्स कहते हैं। दूसरा ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स। तो ध्रुवीय यानी कि पोलर फ्लीविंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। यानी कि जब हमारी पृथ्वी घूमती है एंटी क्लॉक पश्चिम से पूरब की तरफ, है ना, तो घूमती है तो पृथ्वी के घूमने से, है ना, भूमध्य रेखा में बल उत्पन्न होता है। क्योंकि भूमध्य रेखा सबसे बड़ा है। जैसे जैसे कोई छोटी गुड़िया हो और उसको फ्राक पहना दो और उसको एंटी क्लॉक घुमाओ, क्लॉक वाइज चाहे एंटी क्लॉक जैसे भी घुमाओगे, जब तेजी के साथ वो घूमेगी तो जो उसका फ्राक है ना, फ्राक चौड़ाई उसकी बढ़ेगी, बड़ी तेजी के साथ बल जो हो। ऐसे ही इसमें भी कहा कि पृथ्वी का जो इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन, उसमें बल उत्पन्न हुआ, यानी कि उभार उत्पन्न हुआ। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। दूसरा बल जो वेगनर महोदय ने सुझाया, है ना, कि यह ज्वारीय बल है जो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है। ब्रह्मांड में ये तीन पिंड हैं, समझ लो, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, यानी कि सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी, ये तीनों का कुछ न कुछ रिलेशन है। इसलिए सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है, और ये चंद्रमा पृथ्वी दोनों मिलकर के सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, एंटी क्लॉक घूमते हैं। यानी कुछ न कुछ इनका रिलेशन है। कोई किसी के पीछे क्यों घूमता है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं रिलेशन होता है उससे, है ना। हम अपने परिवार में माँ बाप के साथ लगे रहते हैं, रिलेशन है ना, वो कुछ देते हैं हमको, पैसे रुपए देते हैं, आवश्यकता पड़ती है हमारी सहायता करते हैं, मेडिकल चिकित्सा कराते हैं, हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी सेवा करते हैं। ऐसे ही इनका भी कोई ना कोई रिलेशन है। वेगनर ने सिद्ध करने का प्रयास किया। करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए। यदि बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों बलों को महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सर्वथा अपर्याप्त मानते हैं, वो मानते हैं कि कुछ और सिद्धांत हैं, थ्योरीज हैं, है ना, जो ये सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे कि महाद्वीपों का विस्तार कैसे हुआ, महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, क्यों आज वर्तमान में भी महासागरों के बीच की दूरी बढ़ रही है, फैल रही हैं। कुछ महासागर ऐसे हैं जिनके बीच की, जैसे अटलांटिक महासागर फैल रहा है ना, इसको प्रूफ करने की कोशिश की। हम भी प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। अभी 2-3 सिद्धांत और हैं आगे, उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आएगा और हम इस बात को समझ जाएंगे कि इनका विस्तार कैसे हुआ। ठीक, आज यहीं बंद करते हैं। ओके, थैंक यू।